अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पैथोलॉजी के पैथोलॉजी क्या होता है और इसी पैथोलॉजी की डेफिनेशन करने के बाद आज हम पढ़ेंगे पहला लेक्चर एपोप्टोसिस के बारे में। तो पैथोलॉजी होता क्या है? पैथोलॉजी पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज। ठीक है, पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज। आप नॉर्मली कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। मतलब ये है कि पैथोलॉजी हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। उसमें इस पैथोलॉजी में के अंदर आज जो हमारा पहला लेक्चर है वो है एपोप्टोसिस के बारे में। एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस के बारे में। ये एपोप्टोसिस क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे और इसका एक ओवरऑल मतलब एक्शन देखेंगे कि कैसे जो है ये मैकेनिज्म होता है। ठीक है, सबसे पहले एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को आप नॉर्मली अगर डेफिनेशन डिफाइन करना चाहें तो आप कहेंगे कि प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, आप इसको यही भी कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज कॉल्ड एपोप्टोसिस, या इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एपोप्टोसिस इज एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड host cell through a series of events called एपोप्टोसिस। मतलब ये है कि ऐसे होस्ट सेल की, मतलब होस्ट सेल जो है ना, अनवांटेड सेल्स हों होस्ट सेल में, होस्ट बॉडी में, ठीक है, उनको एलिमिनेट करना थ्रू अ सीरियल इवेंट्स। मतलब कुछ ऐसे तरीके से, कुछ ऐसे रास्तों से, कुछ ऐसे वे से, कुछ ऐसे पैथोलॉजिकल जो आप कह सकते हैं ट्रैक से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस बोलते हैं। फिर कहने का मतलब ये है कि एपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड सेल जो कि हमारे काम की नहीं है उनको बॉडी से रिमूव करना, ख़त्म करना, तोड़ देना, ठीक है, डिग्रेड करना, उसी का नाम क्या है? एपोप्टोसिस है। ये एपोप्टोसिस जो है वो दो टाइप का होता है। या तो ये फिजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस होगा, या ये होगा पैथोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजिकल। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस का मतलब ये है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, लाजमी बात है, तभी समझ आएगा। देखें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, यूट्रस के जो सेल्स होते हैं ना वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, और जब सेल इंक्रीज़ हो जाते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरप्लेजिया बोलते हैं इसको। ये हाइपरप्लेजिया आफ्टर बर्थ, जब बेबी जो है बॉर्न होता है उसके बाद क्या होता है, यूट्रस जो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, जो सेल्स की तादाद बढ़ गई थी या जो सेल जो है नंबर में बढ़ गए थे, वही सेल प्रोलिफरेटेड सेल जो क्या होंगे, बॉडी से डिग्रेड होंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। मतलब जो मैं लिख देता हूँ, साथ साथ समझ आ जाएगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा, यूट्रस में, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस की जो यूट्रस सेल्स जो है ना वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। यूट्रस सेल्स जो हैं इंक्रीज होंगे।
जब सेल्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया, ठीक है, हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। मतलब यूट्रस में क्या होता है, हाइपरप्लेजिया होता है। अब आफ्टर बर्थ, ठीक है, आफ्टर बर्थ क्या होगा, आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, जब बेबी की बर्थ होगी, ठीक है, यूट्रस क्या होगा, यूट्रस कम्स टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। यूट्रस जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। फिर क्या होगा, वो जो पोलीफ्रेटेड सेल्स थे, जो पोलीफ्रेटेड सेल का मतलब ये जो सेल जो है वो ज़्यादा बन गए थे, हाइपरप्लेजिया हो गया था, वो सेल जो ज़्यादा बन गए थे वो डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक है, वो सेल्स क्या होंगे, वो सेल्स डिस्ट्रॉयड होंगे, ठीक है, डिस्ट्रॉयड होंगे किससे, बाय प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मैं रिपीट करता हूँ, मिसाल के तौर पर कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि सेल्स की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाती है। जब सेल्स की तादाद ज़्यादा हो गई तब क्या होगा कि उस कंडीशन को हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। जब बेबी की बर्थ होगी, यूट्रस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, जो सेल ज़्यादा हुए थे ना उनको अभी जो है एपोप्टोसिस के प्रोसेस से बॉडी से एलिमिनेट किया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ये इसी को कहते हैं फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस। कैसे होता है उसको एक साइकिल, उसको एक पूरा एक देखेंगे, उस प्रोसेस में देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम हैं, कैसे होता है, ठीक है, वो बात की बात है, आपको सिर्फ इतना समझना है। सेकेंड, पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस, ठीक है। पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस में ये होता है कि कोई भी वायरस, ठीक है, वायरस या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो सेल को इन्फेक्टेड कर ले, वायरस जो है इन्फेक्ट कर ले किसको, सेल को। लाजमी बात है, वायरस करेगा तो वही तो बीमारी के बारे में तो पढ़ना पैथोलॉजिकल कहलाता है ना। वायरस इन्फेक्ट करेगा सेल को तभी तो क्या होगा, फिर वही जितने भी सेल्स हैं ख़राब हो जाएंगे, वो एपोप्टोसिस की मौजूदगी, एपोप्टोसिस के प्रोसेस से बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि कैंसर सेल्स जो है ना वो जो कैंसर सेल्स हैं बाय कीमियोथेरेपी या रेडियोग्राफी से जितने भी सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं ना उनको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, किससे, बाय एपोप्टोसिस से। कैंसर सेल्स किससे, जब कैंसर सेल्स जो है ना इंक्रीज हो जाते हैं बाय, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं कीमोथेरेपी या फिर रेडियोग्राफी, ठीक है, रेडियोग्राफी या कीमोथेरेपी करते हैं, तब क्या होता है, सेल्स बॉडी से डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। वो डिस्ट्रॉय कौन से प्रोसेस से हो रहे हैं, एपोप्टोसिस से हो रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर लाजमी बात है वायरस ने अटैक किया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एग्जांपल ये कहते हैं कि डीएनए डैमेज, सिंपल इससे समझ आएगी कि जब डीएनए डैमेज हो जाता है, ठीक है, डीएनए जब डैमेज हो जाए, ठीक है, तब ये प्रोसेस भी कौन सा है, डीएनए डैमेज ख़राब होने के बाद मतलब जो है एपोप्टोसिस की मौजूदगी में, एपोप्टोसिस के प्रोसेस से ही जो है वो सेल की डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस। अब क्या होगा कि एपोप्टोसिस अगर होता किस तरह से है, ये तो हमें पता चला कि पैथोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, ये होता किस तरह से है, ठीक है। उसमें देखेंगे कि ये प्रोसेस जो है आखिर होता कैसे है एपोप्टोसिस। ये तो हमने पहले पढ़ा था कि एपोप्टोसिस मतलब होता क्या है, ये पढ़ा था। अब ये देखेंगे कि होता किस तरह है, ठीक है। मतलब एपोप्टोसिस जो है, ये एपोप्टोसिस दो तरह से होता है, ठीक है, 2 वेज, दो तरह से होता है, ठीक है। या तो ये एपोप्टोसिस इंट्रिंसिक पाथवे से होगा या फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे से होगा, ठीक है। या तो ये होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे या फिर ये होगा इंट्रिंसिक, ठीक है, या फिर ये होगा इंट्रिंसिक पाथवे। या तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे से होगा या फिर ये होगा इंट्रिंसिक पाथवे से।
अब सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सट्रिंसिक पाथवे की, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। एक्सट्रिंसिक पाथवे। अच्छा देखें, एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैसे होता है। एग्जाम्पल, ये जो है मेरे पास एक सेल है बड़ा, ठीक हो गया। ये मैंने एक बड़ा सेल बना दिया, ठीक है। अब इस सेल में अगर एपोप्टोसिस होना है, एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस होना है, तब कैसे होगा। सबसे पहले तो सेल के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। ये होते हैं सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स। इस रिसेप्टर को बोलते हैं डेथ रिसेप्टर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं डेथ रिसेप्टर, डेथ रिसेप्टर्स। ये डेथ रिसेप्टर्स के नीचे, मतलब जो डेथ रिसेप्टर्स होते हैं ना, वहाँ पर, यहाँ पर इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर डेथ डोमेन्स होते हैं। इनको बोलते हैं डेथ डोमेन्स, ठीक है। डेथ रिसेप्टर के पास क्या होते हैं, नीचे डेथ डोमेन्स होते हैं। ये डेथ रिसेप्टर जो है ना, किससे एक्टिवेट होंगे, डेथ इंड्यूसर्स से। मतलब डेथ इंड्यूसर्स का मतलब ये कि कोई भी ऐसा लाइगेंड जो है ना वो डेथ करवाता हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेथ इंड्यूसर। ये लाइगेंड है एक तरह से, डेथ इंड्यूसर, ठीक है। डेथ इंड्यूसर बोलते हैं इसको, जिसकी वजह से ये डेथ रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। जब ये डेथ रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो ये एक्टिवेट करता है किसको, डेथ डोमेन को, जो इसके नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेथ डोमेन, इंट्रासेलुलर डेथ डोमेन। ये इंट्रासेलुलर डेथ डोमेन जो है ना, एक और प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। ये एक्टिवेट करते हैं एक और डेथ प्रोटीन को, ठीक है। इस डेथ प्रोटीन का नाम, सॉरी, एक जो कहने का मतलब है डेथ डोमेन जो होता है ना, एक और प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। इस प्रोटीन का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको बोलते हैं एडाप्टर प्रोटीन। क्या, एडाप्टर प्रोटीन्स, इसको बोलते हैं एडाप्टर प्रोटीन्स। अब लाजमी बात है कि ये डेथ रिसेप्टर एक भी नहीं होगा, हज़ारों होंगे, ज़्यादा होंगे। मैं सिर्फ एक बना रहा हूँ, ठीक है, बाकी बहुत सारे होंगे। लाजमी बात है, बहुत सारे डेथ रिसेप्टर होंगे, बहुत सारे डेथ डोमेन, जो डेथ डोमेन्स एक्टिवेट होंगे वो डेथ डोमेन्स क्या करेंगे, एडाप्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा होंगे ना, मैं सिर्फ एक बना रहा हूँ, ठीक हो गया। अब क्या होता है, ये एडाप्टर प्रोटीन जो है ना, एडाप्टर प्रोटीन का अपना एक डोमेन है, इसको भी बोलते हैं डेथ डोमेन। दोबारा देखें हुआ क्या था, डेथ रिसेप्टर एक्टिवेटेड बाय इन डेथ इंड्यूसर्स, ठीक है। डेथ इंड्यूसर्स एक्टिवेट्स किसको, डेथ रिसेप्टर। डेथ रिसेप्टर एक्टिवेट्स डेथ डोमेन्स एक्टिवेटेड एडाप्टर प्रोटीन्स एक्टिवेटेड डेथ डोमेन ऑफ एडाप्टर प्रोटीन्स, ठीक है। इसको भी क्या बोलते हैं, डेथ डोमेन्स। ये भी डेथ डोमेन कहलाता है। अब क्या होता है कि सेल में ये डेथ डोमेन्स है, ठीक है, मतलब बहुत सारे, यहाँ पर बहुत सारे डेथ डोमेन्स हैं, मैं सिर्फ एक बनाया मैंने। यहाँ पर एक ऐसा एक इंजाइम प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में। यहाँ पर एक इंजाइम प्रेजेंट होता है, बट वो इनएक्टिव होता है, ठीक है, इनएक्टिव होता है वो एंजाइम। इसके ऊपर एक प्रोटीन का एक कवर भी होता है, ठीक है। इनएक्टिव स्टेट में है पर प्रोटीन का एक कवर भी होता है इसमें। इस प्रोटीन को बोलते हैं कैस्पेज। इसको क्या बोलते हैं, एंजाइम है इसको बोलते हैं कैस्पेज। कैसे कैस्पेज, ये मैं बता देता हूँ। कैस्पेज शायद आपको नजर नहीं, हाँ, ये कैस्पेज, CASPASE, ठीक है, कैस्पेज। ये कैस्पेज जैसे ही आगे मूव करेगा, इनएक्टिव है ये डोमेन जो है ना, ये डोमेन्स इस कैस्पेज को एक्टिवेट करेंगे। लाजमी बात है, यहाँ पर भी मिसाल एक डोमेन है, बहुत सारे आते हैं ना, ये डोमेन्स कौन से, डेथ डोमेन्स ऑफ एडाप्टर प्रोटीन्स, ये एक्टिवेट करेंगे कि ये कैस्पेज जो है ना, कैस्पेज को सबसे पहले तो ये कैस्पेज एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट क्या कौन करेगा इसको, डेथ डोमेन्स ऑफ एडाप्टर प्रोटीन्स। जैसे ही इसको एक्टिवेट करेगा तो ये मूव करेगा आगे, ये प्रोटीन कैप इसका निकल जाएगा, ये प्रोटीन कैप जो इसके ऊपर है ना, ये निकल जाएगा और ये मूव करेगा। मूव करने के बाद
ये आगे आएगा, बहुत सारे होंगे ना, एक तो नहीं होगा ना, बहुत सारे होंगे। ये जैसे ही दो कैस्पेज आपस में मिलेंगे वो एक दूसरे को फुली एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, दोबारा देखें क्या हुआ था। डेथ डोमेन ऑफ एडाप्टर प्रोटीन्स ने क्या किया, सिर्फ जो ये प्रो कैस्पेज था ना, इस टाइम वो प्रो कैस्पेज, क्यों प्रो कैस्पेज, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में इसको प्रो कैस्पेज कहते हैं। ये प्रो कैस्पेज क्या करेगा, ये प्रो कैस्पेज एक्टिवेट आगे जाएगा, ये एक्टिवेट करेगा डेथ डोमेन्स ऑफ एडाप्टर प्रोटीन जो है ना, वो इसकी प्रोटीनेशन करवाएगा, प्रोटीन्स को, प्रोटीन कैप को निकाल देगा, वो आगे जाएगा और दो कैस्पेज आपस में मिलेंगे और फुली एक्टिवेटेड हो जाएंगे। जब ये फुली एक्टिवेट होंगे तब इसको बोलते हैं इनिशिएटर कैस्पेज। इनिशिएटर कैस्पेज। अब ये इनिशिएटर कैस्पेज जो है ना, ये एक्टिवेट करेंगे एक और कैस्पेज को, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूशनल कैस्पेज। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे एक और कैस्पेज को, प्रोटीन को, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशनल कैस्पेज। एग्जीक्यूशनल कैस्पेज। ये एग्जीक्यूशनल कैस्पेज जो है ना, एक्टिवेट करेगा एक और एग्जीक्यूशनल जो एक्टिवेट करेगा, ये सॉरी एक मिनट मैं बताना भूल गया, ये एग्जीक्यूशनल कैस्पेज है ना, ये किसने एक्टिवेट किया, इनिशिएटर कैस्पेज ने। ये एग्जीक्यूशनल कैस्पेज जो है ये एक्शन करेगा। ठीक है, कुछ एक्शंस करेगा। क्या करेगा, साइटोस्केलेटन ऑफ सेल्स ऑफ प्रोटीन्स जो है ना, सपोर्टिंग न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब मुफ्त सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं ना, जितने भी अनवेंटेड सेल्स हैं, मतलब उसको अभी बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सपोर्टिंग टू द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग टू न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, उनको अभी निकालना है ना बॉडी से, दैट्स वाई यहाँ पर इसको ये कैस्पेज अटैक करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये कैस्पेज एक काम और करेगा, ये एक्टिवेट करेगा डीएनएज, इंजाइम है एक, उसको क्या बोलते हैं, डीएनएज इंजाइम को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पर एक इंजाइम है, ठीक है, इस इंजाइम का नाम है डीएनएज, इसको एक्टिवेट करेगा। इसको एक्टिवेट करने के बाद ये क्या करेगा, ये क्या जो डीएनए की ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, डीएनए की ब्रेक डाउन करेगा, ये डीएनए की ब्रेक डाउन करेगा। जैसे ये डीएनए की ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद क्या होगा कि ये जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस थे, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि साइटोस्केलेटन ऑफ सेल्स का, जो सेल्स का साइटोस्केलेटन था, ठीक है, साइटोस्केलेटन ऑफ सेल, मतलब जो भी सपोर्ट कर रहे थे उन चीज़ों को, सबकी ब्रेक डाउन होगी ना, टूट जाएगा ना, कैस्पेज तोड़ देगा, डीएनए तोड़ देगा, ये सब टूट जाएंगे। जैसे ये सब टूट जाएंगे तब ये क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये टूट जाएंगे ना तो ये सेल ये यहाँ पर आ जाएगा, सब ये मटेरियल सब यहाँ पर आएगा। सेल क्या करेगा, यहाँ पर एक सेल इन्वेजिनेशन बनाएगा। यहाँ से सेल क्या करेगा, सेल इन्वेजिनेशन बनाएगा। सेल इन्वेजिनेशन का मतलब ये है, सेल यहाँ एक इन चीज़ों का एक चंक पकड़ लेगा, ठीक है, इनको यहाँ से कुछ पकड़ लेगा, अपने पास रख लेगा। जैसे ही अपने पास रख देगा तो ये बॉडी सेल से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये सेल से बाहर आ जाएंगे तो ये सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वही चीज़ें, वही मटेरियल है जो कि सेल ने यहाँ से लिया था। अब इसको बोलते हैं, ठीक है, एपोप्टोटिक बॉडी, एपोप्टोटिक बॉडी। ये एपोप्टिक बॉडी के ऊपर कुछ लिपिड्स का कुछ सिग्नल होल्ड्स हैं, कुछ सिग्नलिंग मालिक्यूल होते हैं लिपिड्स का। ये क्या करते हैं, ये सिग्नल देते हैं मैक्रोफेजेस को, ठीक है। ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, आपको आके जो इनको पकड़ लेते हैं मैक्रोफेजेस और इनको खाना स्टार्ट कर लेते हैं और इसको बॉडी से एलिमिनेशन करवाते हैं, ठीक है।
दोबारा देखें क्या हुआ था। जैसे डीनेज या फिर कैस्पेज ने एक्टिवेट कर लिया, इन चीज़ों को पकड़ लिया, ठीक है, मुख्तलिफ जो कि सेल से डेथ होने थे इनकी, डीएनएज को ब्रेक डाउन कर लिया, सेल ने इन्वेजिनेशन कर लिया। सेल की इन्वेजिनेशन करने के बाद क्या होगा, एपोप्टोटिक बॉडी बना। एपोप्टोटिक बॉडी के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, वो सिग्नल देते हैं मैक्रोफेजेस को। ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, एलिमिनेशन करवाते हैं, ठीक है, ये सिग्नल देते हैं माइक्रोफेजेस को। माइक्रोफेजेस क्या करते हैं, एलिमिनेशन करवाते हैं और बॉडी से रिमूव करवाते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन फ्रॉम बॉडी। ये था हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे कि एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो कैसे होता है। अब देखेंगे कि इंट्रिंसिक पाथवे कैसे होता है। इसको एक दफ़ा रिकैप करवाते हैं जल्दी जल्दी में। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या था, सेल था, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डेथ रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ डेथ इंड्यूस सेल से, उसने एक्टिवेट किया डेथ डोमेन को किया। डेथ डोमेन ने अडॉप्टर प्रोटीन को एक्टिवेट किया। अडॉप्टर प्रोटीन ने किसको एक्टिवेट किया, डेथ डोमेन ऑफ अडॉप्टर प्रोटीन्स को। डेथ डोमेन ऑफ अडॉप्टर प्रोटीन क्या करता है, एक्टिवेट करता है कैस्पेज को। कैस्पेज इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस एंजाइम को हम कैस्पेज क्यों बोलते हैं, क्यों कैस्पेज, ठीक है। कैस्पेज का मतलब ये है कि ये जो एंजाइम है ना, इस एंजाइम में ना यहाँ पर अंदर ये देखो, कैस्पेज का मतलब है, इसको क्या बोलते हैं, ये एक सिस्टीन, सी मतलब सिस्टीन, ASP एस्पार्टेट, सिस्टीन एस्पार्टेट प्रोटीएज इस एंजाइम का पूरा नाम है ना, इसीलिए इसको कैस्पेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर कुछ सिस्टीन रेजिड्यू होते हैं, तो कैस्पेज का मतलब है सिस्टीन एस्पार्टेट प्रोटीएज, इसको हम इसलिए हम इसको कैस्पेज बोलते हैं। ये कैस्पेज क्या करते हैं, कैस्पेज एक्टिवेट हो जाते हैं, दो कैस्पेज आपस में मिल जाते हैं तो हाईली एक्टिवेट बनकर ये इनिशिएटर कैस्पेज हो जाते हैं। इनिशिएटर कैस्पेज एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को एक्टिवेट करते हैं। एग्जीक्यूशनल कैस्पेज क्या करते हैं, इन चीज़ों को तोड़ देते हैं, जिन चीज़ों को बॉडी से रिमूव करवाना है। जो चीज़ें बॉडी से रिमूव करवाना है उनकी एक बंच बन जाती है, वो साथ में कलेक्ट हो जाते हैं, सेल इन्वेजिनेशन कर जाता है और सेल के अंदर आ जाते हैं, एपोप्टोटिक बॉडी बन जाता है। एपोप्टोटिक बॉडी के ऊपर कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या करते हैं, इससे माइक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं, माइक्रोफेजेस इसको एलिमिनेशन करवाते हैं, यानी खा जाते हैं। तो ये था, ठीक है, ये कौन सा था, ये था हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक पाथवे, कि इंट्रिंसिक पाथवे कैसे होता है, ठीक है। अभी होगा इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में भी हम देखेंगे कि जो सेल है वो कैसे इन चीज़ों को खा रहा है और कैसे ये एपोप्टोसिस जो है वो हो रहा है। सबसे पहले तो आपको ये देखें कि ये हमारे पास एक जीन है, मिसाल सेल है, सेल में कुछ जीन्स हैं, यहाँ पर एपोप्टोटिक जीन है, एपोप्टोटिक, ठीक है, ये हमारे पास एपोप्टोटिक जीन है। और यहाँ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो एंटी, यानी इसको प्रिवेंट करते हैं एपोप्टोटिक को, ठीक है, एंटी एपोप्टिक जीन है, ठीक है, ये एपोप्टोटिक जीन है, ये एंटी एपोप्टोटिक जीन है। अब यहाँ पर जो जीन है ना, इनके कुछ स्पेसिफिक नाम है और यहाँ पर हैं उनके कुछ स्पेसिफिक नाम है। इनको बोलते हैं BCL2 या फिर BELX जीन, ठीक है, ये बोलते हैं। और यहाँ पर जो जीन है ना, इनको बोलते हैं बैड जीन या फिर बैक्स जीन या फिर BAK बैक जीन, ठीक है, ये बोलते हैं। अब नॉर्मली होता क्या है कि ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये दोनों उसके मेम्ब्रेन हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक को बोलते हैं साइटोक्रोम C, एक को बोलते हैं एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं साइटोक्रोम C और इसको बोलते हैं एपोप्टोटिक या एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर, ठीक है। अब नॉर्मली ये क्या होते हैं कि यहाँ पर कुछ चैनल्स होते हैं, इन चैनल्स की बदौलत क्या होता है कि ये दोनों सेल से बाहर आ सकते हैं, ठीक है, इन दोनों से सेल से बाहर आ सकते हैं। अब जैसे ही डिपेंड करता है एक्टिवेशन पे कि अगर ये जीन ज़्यादा एक्टिवेट हो गए, ठीक है, ये जीन ज़्यादा एक्टिवेट हो गए तो ये जीन इनको भी आपस में रख कर क्या करेंगे, यहाँ पर आके एक प्लग बना देंगे, ठीक है,
आपस में आकर यहाँ प्लग बना देंगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा, आ नहीं सकता है, ठीक है। जो ज़्यादा एक्टिवेट होगा उसी की एक्शन होगा। जब ये ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, ये नॉर्मल एक्टिवेट होंगे, तब ये दोनों आकर इसको ब्लॉक करेंगे। इसको ब्लॉक करने के बाद ये बाहर नहीं आएगा, तो जो एपोप्टोसिस है वो ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आ ही नहीं रहा है ना बाहर। ये बाहर आएगा तभी तो इसको तोड़ दिया जाएगा ना। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है तभी तो ये फिनिश्ड है, फाइन है, फ्रेश है, कोई परेशान की बात नहीं है। जैसे ये बाहर आएगा तभी इसको खाया जाएगा। जब ये हाईली एक्टिवेट होंगे तो कुछ ये एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेंगे, इसको जाकर इन दोनों की जगह ब्लॉक कर देंगे, तो ये सेल के बंद बाहर नहीं आ सकेगा। अगर ये हाईली एक्टिवेट हो गए और ये कम एक्टिवेट हो गए, तब ये क्या होगा कि ये जो है इसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा। ये जो सेल है ना, दोबारा देखें, अगर ये हाईली एक्टिवेट हो गया तो ये इसको ब्लॉक कर सकता है, इन दोनों को, ठीक है, कुछ इसकी हेल्प मदद करके। लेकिन ये अगर हाईली एक्टिवेट हो गया तो ये इसको ब्लॉक नहीं कर सकता है, बेशक ये भी आ जाए, क्योंकि हाईली तो ये एक्टिवेटेड है ना, तो इनको ये ब्लॉक नहीं कर सकता है। जब ये ब्लॉक नहीं होगा तब ये क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। ये सेल है उसी तरह, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये साइटोक्रोम सी, ये एपोप्टोटिक जो है इंड्यूसिंग फैक्टर है। ये मिसाल के ये एक्टिवेट हो गए, ये ज़्यादा एक्टिवेट हो गए, ये थोड़ा एक्टिवेट हो गए, इनको इसने ब्लॉक कर दिया, अब ये बाहर नहीं आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब एपोप्टोटिक जीन जो है वो एक्टिवेट हो गए। ये एक्टिवेट होने के बाद इसको, ये जो चैनल्स है ना, ये इसको ब्लॉक नहीं कर सकता है, ठीक है, ये इसको ब्लॉक नहीं कर सकता। जब ये ब्लॉक नहीं होगा तो ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी। जब चीज़ें बाहर आ जाएंगी तो एक ये है, एक ये है साइटोक्रोम सी, ये है एपोप्टोटिक इंड्यूसिंग फैक्टर, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये साइटोक्रोम सी जो है ये मिल जाएगा एपोप्टोटिक इंड्यूसिंग फैक्टर, ये दोबारा दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। एपोप्टोसिक इंड्यूसिंग फैक्टर ये दोनों मिल जाएंगे। मिलने के बाद क्या होगा, मिलने के बाद वही इनिशिएटर कैस्पेज को एक्टिवेट करेंगे, वही सारा किस्सा, ठीक है। इनिशिएटर कैस्पेज एक्टिवेट होगा, ठीक है। इनिशिएटर कैस्पेज एक्टिवेट होने के बाद ये एक्टिवेट करेगा, इनिशिएटर कैस्पेज जो है एक्टिवेट हो गया। ये क्या करेगा, एग्जीक्यूशनल जो हमने पीछे पढ़ा था ना, एग्जीक्यूशनल, ठीक है, एग्जीक्यूशनल, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, एग्जीक्यूशनल कैस्पेज, ठीक है। एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को एक्टिवेट करेगा। ये एग्जीक्यूशनल कैस्पेज जो हैं वो दोबारा डाइजेस्ट जाके करेंगे, किसको, पीछे हमने पढ़ा था, सेल के जो साइटोस्केलेटन थे, जो सेल के जो सपोर्टिंग थे, ठीक है, और न्यूक्लियर थे, न्यूक्लियर प्रोटीन थे इसके, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोटीन या फिर कुछ डीएनए, इनको वो क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। तोड़ने के बाद ये क्या बनेगा, लास्ट में वही आखिरी सारे स्टेप वही हैं कि एपोप्टोटिक बॉडी बनेगा, एपोप्टोटिक बॉडी बनेगा, ठीक है। ये एपोप्टोटिक बॉडी क्या करेगा, ये एपोप्टोटिक बॉडी में क्या होता है, किसके ऊपर, सेल के अंदर कुछ क्या थे हमारे पास, मैक्रोफेजेस थे। ये मैक्रोफेजेस की सिग्नलिंग मॉलिक्यूल थे, ये सिग्नल देंगे मैक्रोफेजेस को, ठीक है, मैक्रोफेजेस को। ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, इसको बॉडी से इलिमिनेट करेंगे, इलिमिनेशन करवाएंगे, ठीक है। दोबारा देखें क्या हुआ था, हमारे पास जीन्स थे, एंटी एपोप्टोटिक या एपोप्टोटिक जीन, जो ज़्यादा एक्टिवेट होगा काम उसी का होगा। ये एक मिसाल के तौर पर ज़्यादा एक्टिवेट हो गए, इसने क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रिया के चैनल को ब्लॉक कर दिया कि इन दोनों को, साइटोक्रोम सी और एपोप्टोटिक इंड्यूसिंग फैक्टर को ब्लॉक करना है, बाहर नहीं आने देना है, तब ये बाहर नहीं आएंगे। अगर ये ज़्यादा एक्टिवेट हो गए, क्योंकि एपोप्टोटिक जीन है ना, अगर ये ज़्यादा एक्टिवेट हो गए, लाजमी बात है एपोप्टोटिक जीन का मतलब यही है कि ये एक्टिवेशन करवाएंगे एपोप्टोसिस को और सेल को जो है डेथ करवाएंगे। अब ये अगर एक्टिवेट हो गया तो ये दोनों बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद ये इनिशिएटर फैक्टर और साइटोक्रोम सी मिल जाएंगे। मिलने के बाद इनिशिएटर कैस्पेज को एक्टिवेट करेंगे। इनिशिएटर कैस्पेज क्या करेगा, एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को एक्टिवेट करेगा। एग्जीक्यूशनल कैस्पेज जो है वही दोबारा जो हमने पीछे पढ़ा था, न्यूक्लियर या डीएनए जो भी सपोर्टिंग चीज़ें हैं सेल की, उनको डिग्रेड करेगा। डिग्रेड करने के बाद एपोप्टोटिक बॉडी बनेगा, एपोप्टोटिक बॉडी में मैक्रोफेजेस आएंगे, मैक्रोफेजेस इसको बॉडी से एलिमिनेशन करवाएंगे। तो ये था हमारा होल डिस्क्रिप्शन की एपोप्टोसिस क्या होता है। इसके अलावा मैं ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 031580439115, 031580439115 व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है। आप में से कोई स्टूडेंट अगर को किसी टॉपिक में मसला आ रहा है तो मुझसे शेयर कर सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर अबाउट पैथोलॉजी के क्या होता है पैथोलॉजी, और एपोप्टोसिस क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे क्या होते हैं। थैंक यू।